और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर, जहां पर उन्होंने बैठक की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम निदेशालय की ये बैठक की है। सीएम धामी ने की जलागम विभाग की समीक्षा। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं इस दौरान निर्देश। राज्य की 2 नदियों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवीकरण की दिशा में किए जाए कार्य, सीएम धामी ने कहा है। एक नदी गढ़वाल मंडल और एक नदी कुमाऊं मंडल से चुनी जाए। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में बनाई जाए छोटी छोटी तलैया। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों की आजीविका को बढ़ाने के हों प्रयास। वहीं विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में इसका भी किया जाए आकलन। योजनाओं के निर्माण से प्रभावित होने वाले जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी किए जाए कार्य। जलागम की ओर से संचालित योजनाओं के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज को भी रखा जाए प्राथमिकता में, तो सीएम धामी ने कहा है। साथ ही बाह्य सहायतित परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में किया जाए पूर्ण। केंद्र सरकार से सहायतित योजनाओं को भी रखा जाए शीर्ष प्राथमिकता में। 90% केंद्रांश और 10% राज्यांश वाली योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर उठाए जाए प्रभावी कदम। कृषि वानिकी गतिविधियों की ओर से जो है कृषकों की आय में वृद्धि करने के किए जाए कार्य। वहीं जलागम की योजनाओं में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में पीएम कृषि सिंचाई योजना जलागम विकास घटक 2.0 के तहत हो रहे हैं कार्य, सीएम धामी ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, जहां पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम निदेशालय में बैठक की और जलागम विभाग की समीक्षा भी उन्होंने इस दौरान की। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाढ़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी गांवों को भी जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गांवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे, जिसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। ऐसे बहुत सारे स्रोत जो सूख गए हैं उन सभी को पुनर्जीवन के लिए भी काम होगा। और वाटर सेट और तमाम प्रकार की जो योजनाएं आज राज्य के अंदर चल रही हैं उनको और प्रभावी तरीके से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कैनाल रोड स्थित बारीघाट सामुदायिक भवन में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल संस्थान की ओर से स्वीकृत 349.40 लाख की लागत से निर्मित होने वाले राजपुर जोन के बीमा विहार और कैनाल रोड में 2 नलकूपों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल संस्थान के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जल जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम जनमानस की आवश्यकता अनुसार मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नलकूपों से लगभग 2000 LPM पानी प्राप्त होगा और क्षेत्रवासियों को पेयजल की आपूर्ति के साथ ही पानी की समस्या से भी निजात मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने जल संस्थान के अधिकारियों को जो है पर्ल्स पैराडाइज में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। पानी की बहुत दिक्कत है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से 3,82,00,000 रुपए मैंने स्वीकृत कराए हैं। 70 से अधिक देशों को अन्न निर्यात करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष है। गोली चलती थी तो हमें गोली चलाने का एक गोली वहां से चलती है, उसका डिजाइन लगभग बनकर तैयार हो गई है। 1 साल के अंदर जनता को सब हो जाएगी। दिल्ली का नेता नरेंद्र मोदी हो जाए। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है नई दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है। तो तस्वीरों के साथ ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और सरोकारों पर हुई है सार्थक चर्चा।
त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पीएम मोदी को उनकी बड़ी बेटी कृति की मुहिम हिमालयन थ्रेड्स द्वारा डिजाइन किया बद्री केदार थीम पर बना मफलर और पिरूल से बनी सामग्री भेंट की गई। वहीं पिरूल का ऐसा सुंदर इस्तेमाल देखकर पीएम मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी का आभार यहां पर जताया है। तो तस्वीरों के साथ आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की है और उत्तराखंड की संस्कृति और सरोकारों पर इन दोनों के बीच में सार्थक चर्चा हुई है। और भारत सरकार नगर विकास मंत्रालय के निकायों में संपत्तियों का डिजिटल सर्वे करने के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कार्यदायी कंपनी ने मसूरी के डिजिटलीकरण के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी है और बताया है कि इसमें मसूरी की सारी संपत्तियों का ड्रोन सर्वे हो चुका है, जिसमें वर्तमान की स्थिति के चित्र खींचे गए हैं, जिसमें रोड, मकान, बिजली के खंभे, पार्किंग, कूड़ेदान, मैदान आदि सभी को लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय का निर्णय है कि हर निकाय को डिजिटल करना है, जिससे पहले चरण में 4 निकाय लिए गए हैं और दूसरे चरण में 10 निकाय हैं, जिसमें मसूरी भी शामिल है। शहरी विकास का मैंडेट है कि हर निकाय को डिजिटल करना है। इसी क्रम में उत्तराखंड शहरी विकास विभाग द्वारा फर्स्ट फेज में 4 निकायों में ये सर्वे कराया गया और अब सेकेंड फेज में 10 निकाय इसमें लिए गए, जिसमें हमारा मसूरी भी है। इसमें पूरी प्रॉपर्टी का एक तो ड्रोन सर्वे होना था, जो हमारा हो चुका है। इसके बाद डोर टू डोर सर्वे होना है। उसी क्रम में ये आज बैठक बुलाई गई थी कि ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके कि एक टीम उनके प्रॉपर्टी पे आए। नगर पालिका में जो मीटिंग है उसमें नगर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के द्वारा सीमांकन किया गया और ये प्रयास किया गया है कि ये ड्रोन सर्वे से कौन सा भवन कहाँ बना है, कहाँ रोड्स हैं और कहाँ भवन निर्मित हो चुके। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन पर आधारित यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना साकार करती है। विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे साल महिलाएं LPG गैस का ही उपयोग करें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। मैं कुमारी बूंदी उत्तराखंड की निवासी हूँ। तो उज्ज्वला के अंतर्गत फ्री में गैस मिला है, जिससे मुझे खाना बनाने में आसानी हो गई है। धुएं के कारण आंखों से परेशानी होती थी आंखों में। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही कनेक्शन लेने पर 1600 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वह गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें भी खरीद सके। अब तक प्रदेश में कुल 4 लाख से अधिक गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी तथा गैस रिफिल पर प्रति गैस सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना से LPG के उपयोग में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिल रही है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री गणेश जोशी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे ऋषिकेश के इंदिरा नगर
मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण विश्राम गृह का औचक निरीक्षण किया है। सैनिक कल्याण विश्राम गृह में निरीक्षण से मचा है हड़कंप। कर्मचारियों की कमी और व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं मिलने पर मंत्री दिखे आक्रोशित। डायरेक्टर को फोन कर लगाई फटकार, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। राज्य के सभी जिलों में बने विश्राम गृहों की दशा सुधारने का काम कर रही सरकार। 14 लाख रुपए के बजट से विश्राम गृह हुआ है। इस विश्राम गृह का जीर्णोद्धार हुआ, व्यवस्थाएं नहीं दिखी मुकम्मल। सरकार सैनिक कल्याण के लिए चला रही है कई योजनाएं, मंत्री गणेश जोशी ने कहा है। तो ऋषिकेश के इंदिरा नगर आज वो पहुंचे और मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण विश्राम गृह का औचक निरीक्षण किया, जहां पर कई अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए भी वो नजर आए। जिला सैनिक विश्राम गृह ऋषिकेश का औचक निरीक्षण मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि अभी हमने 14 लाख रुपए इसके जीर्णोद्धार के लिए दिया था। और हमारे जो पहाड़ के जितने हमारे पूर्व सैनिक या सैनिक सेवारत सैनिक हैं, उनकी सुविधाओं के लिए जगह जगह हमने पूरे प्रदेश में 35 विश्राम गृह बनाए हैं। और मैंने देखा कि 14 लाख रुपए जो यहाँ पर लगा है, जिस हिसाब से काम होना चाहिए काम नहीं हुआ। अभी मैंने सरकारी अधिकारी से और डायरेक्टर से बात की है। और दूसरा, जो जिसकी यहाँ पर ड्यूटी है, उसकी 24 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर है, उसकी रहने की व्यवस्था यहाँ पर है और वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मैंने डायरेक्टर और जिला सैनिक अधिकारी से कहा कि स्टेशन कॉल किया जाए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जब से धामी जी की सरकार यहाँ बनी है, हम सैनिकों और पुलिसों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, कारगिल दिवस के दिन हमने जो हमारे एक मुश्त मानवीय शहीद परिवार को मिलता है, उसको बढ़ाकर 50 लाख किया है। 10 लाख हम सैनिक संगठन से देते हैं, 60 लाख रुपए अब एक शहीद के परिजन को मिलता है। देखिए, हम किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इससे संदेश जाता है कि सरकार उनके साथ में खड़ी है। इसी प्रकार पहले जब जवान शहीद हो जाता था, अगर उसका बच्चा 15 साल का है, अप्लाई करने की सीमा 2 साल थी, तो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाता था। आज उसको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 वर्ष कर दिया है। इसी प्रकार और ऋषिकेश में राष्ट्रीय दलित जागरण मंच ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. बालियान और उसके कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के कई मांगों को पूरा करने की राष्ट्रपति से यहां पर अपील की है। वहीं डॉक्टर के.एस. बालियान ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति से सबसे पहली मांग देश भर में जातिगत जनगणना कराने की है। इसके अलावा आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के विरुद्ध वर्गीकरण करने वाले निर्णय को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इसके अलावा न्यायपालिका में लागू कॉलेजियम सिस्टम को तत्काल समाप्त कर न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की है और फिर से इस मांग को उन्होंने दोहराया है। इसी के साथ ही नवनिर्मित संसद भवन में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने की भी अपील की है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। तो शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। अल्मोड़ा में चल रहे नगर निगम के विरोध पर बोले प्रेमचंद अग्रवाल, समय समय पर किया जाता है नगर निकायों का उच्चीकरण। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिका को उच्चीकृत कर नगर निगम करने पर राज्य सरकार कर रही है विचार, प्रेमचंद अग्रवाल का ये कहना है। गढ़वाल मंडल के डोईवाला नगर पालिका को तृतीय श्रेणी से उच्चीकृत कर प्रथम श्रेणी में करने पर भी किया जा रहा है विचार। साथ ही अल्मोड़ा में कुछ लोग नगर निगम बनाने को लेकर सीमा विस्तार जैसी फैला रहे हैं अफवाह। सिर्फ नगर पालिकाओं के उच्चीकरण पर ही किया जा रहा है विचार। वहीं उच्चीकरण होने से निकायों का होगा विकास, बेहतर सुविधाएं भी होंगी शामिल। तो शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। अल्मोड़ा में चल रहे नगर निगम के विरोध पर उन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर
हम लोग निकायों का समय समय पर उच्चीकृत उसका करने का काम करते हैं। उसी क्रम में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जो नगर पालिकाएँ थी उनको उच्चीकृत किया जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का सीमा विस्तार नहीं हो रहा है। जो लोग इसको गलतफहमी या भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि पूरा विषय वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। हम लोग नगर पालिका का उच्चीकृत कर रहे हैं ताकि वहाँ पे और अच्छी सुविधाएं और अच्छा विकास अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का हो सके। इसलिए उसको नगर निगम में हम उच्चीकृत करने पर विचार कर रहे हैं। और ऐसे ही डोईवाला जो देहरादून जनपद में है और उसकी नगर पालिका को 3 से 1 श्रेणी में लाने के लिए भी, यानी उसका भी उच्चीकरण करने का भी हम लोग विचार कर रहे हैं और तत्पश्चात इस पर निर्णय होगा। और हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अनाधिकृत तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। प्रशासन की कार्रवाई से आसपास हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के साथ ड्रग निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट और एसीएमओ श्वेता भंडारी भी मौजूद रही। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार आ रही शिकायतों के चलते इंदिरा नगर के आसपास के क्षेत्र में मेडिकल स्टोर में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। फिलहाल 2 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है और मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई भी की जा रही है। आगे भी अनधिकृत तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। जो निर्देश प्राप्त है उसी क्रम में मेडिकल स्टोर और इसके अलावा जो क्लिनिक संचालित हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी टीम में हमारे साथ एसीएमओ मैडम है, ड्रग इंस्पेक्टर हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 क्लिनिक ऐसे हैं जो सील किए हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल स्टोर जिनमें अनियमितता पाई गई हैं उनको लाइसेंस उनका सस्पेंड किया गया है, उनका क्रय विक्रय अभी रोक दिया गया है। अभी आगे भी कार्रवाई जारी है। किस तरीके तो हल्द्वानी से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अनाधिकृत तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी हुई है। छापेमारी में 2 मेडिकल स्टोर पर सीलिंग की कार्रवाई भी यहां पर की गई है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। दरअसल हल्द्वानी में ये सूचना मिली थी विभाग को कि कई अनधिकृत तरीके से मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे हैं जिन पर अब शिकंजा कसा गया है। अनधिकृत तरीके से जो मेडिकल स्टोर चल रहे थे उनमें से 2 पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। और राजधानी देहरादून की पुलिस ने अवैध रूप से संचालित हो रहे इंटरनेशनल कॉल सेंटर में छापेमारी की है। पुलिस ने 8 कॉल सेंटर में से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, चार्जर, माउस, डेस्कटॉप, सीपीयू, वाईफाई राउटर और एक कार भी बरामद की गई है। मामले का खुलासा एसएसपी अजय सिंह ने किया है। उन्होंने अवैध कॉल सेंटर को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। वहीं एसएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। पूछताछ में पता चला कि कॉल सेंटर में 100 कैबिन बनाए गए हैं, जिनमें बैठे युवक और युवती सिस्टम के माध्यम से विदेश में कॉल करके बात कर रहे हैं, जो खुद को इंटरनेशनल एंटी हैकिंग एजेंसी का अधिकारी बताते हैं और कंप्यूटर सिस्टम के हैक होने और उसका एक्सेस प्राप्त करने की जानकारी देने की बात कर धोखाधड़ी करते हैं। सिस्टमों का कंट्रोल लेकर उनके बैंक खाते से एंटी हैकिंग सर्विस के नाम पर स्कैम करते हैं। गिरफ्तार हुए आरोपी गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल के बताए जा रहे हैं रहने वाले। वहीं पुलिस मामले में आगे की जांच भी शुरू कर चुकी है। फिलहाल आरोपियों को पूछताछ के बाद से कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। ग्लोबल टेक एनर्जी सोल्यूशन करके कंपनी थी, वहाँ पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहाँ पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहाँ पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहाँ 58 लोग वहाँ पर वर्क पर आए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कुछ और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था। उसके द्वारा वहाँ पर जो अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजन है उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उसको पॉपअप भेजा जा रहा था और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहाँ अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था।
चूंकि प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहां पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहाँ से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहाँ पर पाया गया। और इसमें उन 58 के अलावा 8 लोग ऐसे मिले जो विभिन्न प्रांतों के थे, जो अलग अलग कैपेसिटी में उस पर वर्क कर रहे थे, जैसे आप कहेंगे डेस्क हेड कहेंगे या मैनेजर कहेंगे, जो डायरेक्टली इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे। ये 8 लोग अलग अलग प्रांतों के, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार के थे। और तो कहीं न कहीं से पूछताछ में पता चला कि ये इंटर स्टेट गैंग इस तरह का बना हुआ था। और ये वही, और जो 58 लोग थे वो भी इन्हीं प्रांतों से, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और कुछ उत्तराखंड के भी बच्चे थे इसमें। और इस तरह के लोग को वहां पे एम्प्लॉय करके लालच देकर इसमें काम चल रहा था। तो पूरे मौके से जो हमारे टीम ने इसमें किया, उसमें 81 जो है हमारे लैपटॉप थे जो यूज हो रहे थे, 29 डेस्कटॉप लगे थे, साथ ही साथ विभिन्न राउटर्स 5 इसमें बरामद हुए, जिसके माध्यम से सारा ये खेल चल रहा था। तरह तरह के इसमें हमें वहां पर आपके सॉफ्टवेयर ऐसे गैजेट्स और जो पता चले जिसके माध्यम से सिस्टम को वो वहां पर एक्सेस लेते थे, जिसमें क्विक एसेट, लॉगिन, गो शेयर करके थे, जिसको माध्यम से जो विक्टिम है उनको कहीं न कहीं उनके डेस्कटॉप, लैपटॉप को शेयर करने के बाद यहाँ से पॉपअप भेजा जा रहा था। तो सभी चीजों और आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता डोईवाला के तत्वाधान में आशा कोठारी की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नमामि गंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्था के सचिव हरीश कोठारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संत संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत शामिल हुए। इस अवसर पर आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा कि खेलकूद के साथ ही जीवन में शिक्षा का भी अपना महत्व होता है। साथ ही उन्होंने महापुरुषों के आदर्शों पर चलने के साथ साथ गुरुजनों का सम्मान करने की भी सीख दी है। इस दौरान आदर्श संस्था की तरफ से कैलाश पंत के हाथों उत्कृष्ट कार्य करने वालों को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें आपको बता दें कि रूम में रखे कंप्यूटर, एसी, फैन, प्रिंटर, कुर्सी और टेबल सहित कई कीमती सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जल चुका था। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी पूरे मामले में अवगत कराया गया। वहीं मंगलौर स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के अनुसार कोई ऐसे कागजात नहीं जले जिनकी रिकवरी करना मुश्किल हो। उसके द्वारा देखा गया तो उनको बताया गया शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है आग। और ये 7:45 के और 8:15 के बीच की बात है। नुकसान जैसे कागज नहीं जला है, कागज बिल्कुल सेफ थे, क्योंकि आग 15-20 मिनट में कंट्रोल कर ली गई है। अलमारी के अंदर कागज थे, कुछ जो रेगुलर रूप में यूज आते हैं कागज, वो जले हैं, बट वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि मतलब कोई इम्पोर्टेंट तो है। पुलिस आई थी, उनको दे दी गई है सूचना। अभी कार्रवाई चल रही है, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे, हम अभी पुलिस में पुलिस आ चुकी है, ठीक है, और लेटर बना के हम उनको सूचित कर रहे हैं, पुलिस को भी ना। और नई टेहरी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जल संस्थान के लोहे के पाइप चोरी होने वाले 3 चोरों को, यानी चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस और सीआईयू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी हुए लोहे के पाइप और चोरी में इस्तेमाल एक ट्रक भी बरामद किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। वहीं एसएसपी नवनीत सिंह ने मामले में बताया कि 5 अगस्त को जल संस्थान और अधिकारी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि डंपिंग जोन के पास रखे लोहे के पाइप चोरी हो गए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और खुलासे के लिए चौकी प्रभारी महावीर प्रसाद और सीआईयू प्रभारी ओमकांत भूषण को निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में आज पुलिस और सीआईयू की टीम ने चेकिंग के दौरान चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी